नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृषि की बात इंद्र के साथ में। और दोस्तों, आज हमारे पास आई हैं वायर के स्टूडियो में वंदना शिवाजी, जिनके साथ हम बात करेंगे सबसे पहले कि श्रीलंका में क्या हुआ। क्या सच में ये जैविक खेती की गलती थी या कुछ अन्य कारण थे जिसकी वजह से श्रीलंका में ये समस्या हुई। आप में से कुछ लोग शायद से जैविक खेती करते हों या जैविक खाना खाते हों और एक बड़ा झटका पड़ा है पूरे विश्व को। और विश्व में जितने भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि श्रीलंका की सारी समस्याएं जो हैं वो जैविक खेती से शुरू हुई। अब देखिए, भ्रांतियां तो बहुत सारी हैं समाज में और मीडिया में, और इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज वंदना शिवाजी हमारे पास आई हैं। तो समय न बर्बाद करते हुए आइए उनका स्वागत करते हैं। वंदना शिवाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द वायर के स्टूडियो में। और आप जैसे जान ही रही हैं कि श्रीलंका में इतनी बड़ी तबाही हुई, वहाँ इतना सारा, कहते हैं श्रीलंका के ऊपर इतना सारा ऋण हुआ, और कहीं ना कहीं लोग इसमें आके जैविक खेती को कहते हैं कि क्योंकि श्रीलंका ने जैविक होने का निर्णय लिया इसलिए वहाँ ये समस्या पनपी। अगर हम श्रीलंका की तबाही देखें, वो शुरू होती है कि बड़े बड़े पोर्ट बनाओ, बड़े बड़े हाईवेज बनाओ, बड़े बड़े पावर प्लांट्स बनाओ, और उसके लिए चीन पैसा भी दे रहा था, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स भी भेज रहा था। और जब पूरी तरह कर्ज में डूब गया श्रीलंका, तो पोर्ट्स भी चीन के हो गए और रीपेमेंट नहीं कर पा रहा था श्रीलंका। उसके ऊपर 2020 में कोविड की तबाही, जो हमारे इतने लोगों को गांव जाना पड़ा, वो तबाही ने 3 मेन इनकम अर्नर्स श्रीलंका के तोड़े। पहला, टूरिज़्म, ज़बरदस्त टूरिज़्म, सीधे 50% टूटा। कितने श्रीलंकन्स बाहर देशों में जाके रेमिटेंस बेचते हैं, वो बंद हुआ। और क्योंकि सप्लाई चेन सारे टूट गए थे, एक्सपोर्ट्स भी बंद हो गए। और उन एक्सपोर्ट्स में स्पाइसेस, टी, कॉफ़ी, रबर, ये जो सब सारी प्लांटेशन, ये 2020 की कहानी थी जब मेन एक्सपोर्ट सेक्टर्स टूट गए थे। तो रीपेमेंट ऑफ डेट पहले ही क्राइसिस था। 2021 में क्योंकि करीब $300 मिलियन खर्च कर रहा था श्रीलंका फर्टिलाइज़र इंपोर्ट्स में, उनके लीडर्स ने कहा ये बंद करते हैं। बातें तो बहुत साल से चल रही थी और बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट हुआ करती थी ऑर्गेनिक की, और इंपोर्ट फर्टिलाइज़र इंपोर्ट और केमिकल्स बंद हुए। पर ऑर्गेनिक पॉलिसी का भी नीति लगाई नहीं, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक करती हूँ। ऑर्गेनिक में तुम्हें रिसर्च करना पड़ता है, तुम्हें कंपोस्ट बनाना पड़ता है, तुम्हें जैविक खाद बनानी पड़ती है, तुम्हें जैव विविधता वापस लानी पड़ती है। वो कुछ नहीं हुआ, बैन हुआ। और उसकी जगह उसी जगह से चाइना से फर्टिलाइज़र इंपोर्ट होने लग गया जो बैक्टीरियल इन्फेक्टेंट था। यू कैनॉट सब्स्टिट्यूट केमिकल फर्टिलाइजर्स विद इंपोर्टेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक इज़ अ प्रोसेस इन द सॉइल। तो फेल्ड एक्सपेरिमेंट था, कभी वो इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। अगर हमें असली में देखना है कि ऑर्गेनिक क्या करता है, देखिए क्यूबा को। जब उनका तेल और फर्टिलाइज़र बंद हुआ सोवियत यूनियन के कोलैप्स पे, क्यूबा की पूरी रिसर्च सिस्टम, पूरा विज्ञान, पूरी सरकार ने कहा बिना तेल के, बिना ट्रैक्टर्स के, बिना फर्टिलाइज़र के हम कैसे खेती करें। पूरी तरह पूरा आइलैंड ऑर्गेनिक में मूव किया, पर पूरे एक सिस्टमिक वे में। और आज वो एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक का। अगर हमें देखना है केमिकल से कितना भला होता है, हमें पंजाब की तरफ ही मुड़ना है, हमें श्रीलंका की तरफ नहीं जाना है कंपेयर करने को। पानी ख़त्म हमारे पंजाब का, कैंसर ट्रेन जाती है वहाँ से, किसान कर्ज में हैं पूरी तरह। तो श्रीलंका को इस वक्त सहायता चाहिए, सॉलिडारिटी चाहिए। जो लोगों ने पंजाब को तबाह किया ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा केमिकल फर्टिलाइजर्स बेचने को, जो लोग आज अफ्रीका तबाह करना चाहते हैं अलायंस फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन द्वारा, उनसे एक्सपेक्ट करना गलत होगा कि वो सच्चाई बोलेंगे। वो तो कुछ भी गड़बड़ होगा कहीं ऑर्गेनिक की वजह से, और वो अपने जहरों को और प्रमोट करेंगे। अभी इस साल देख लीजिए, यूक्रेन की लड़ाई से दुगना हो गया है केमिकल फर्टिलाइजर का। वंदना जी, यहाँ पे मैं आपको एक बार रुकूंगा, क्योंकि हमें श्रीलंका के इतिहास में जाना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पे अंग्रेज़ों के समय से बहुत सारा प्लांटेशन हुआ, जिसके कारण जैव विविधता मारी गई। उसके बाद ये दुनिया में सभी जानते हैं कि वहाँ पे ग्लाइफोसेट या जो भी पेस्टिसाइड चला, उसके कारण कितने हज़ारों लोगों की किडनियाँ वहाँ पे फेल हुई। तो श्रीलंका का ऐसा नहीं कि कोई केमिकल्स के साथ बहुत अच्छा लव अफेयर रहा हो या बहुत अच्छा उनका पास रहा हो। थोड़ा सा इस पर आप टिप्पणी करें।
श्रीलंका हमारे सदर्न स्टेट्स की तरह एक्चुअली कंटिन्यूम है, वो वेस्टर्न घाट्स का स्पाइस कल्चर और श्रीलंका का स्पाइस कल्चर। हम एक्सपोर्टिंग नेशंस होते थे एज लॉन्ग एज हमारे स्पाइसेस होते थे। फिर अंग्रेज़ों ने केरला में भी श्रीलंका में भी स्लेवरी के द्वारा टी प्लांटेशंस, रबर प्लांटेशंस, कॉफ़ी प्लांटेशंस बनाए, और वर्ल्ड बैंक की कंडीशनैलिटीज़ की वजह से ह्यूज डिस्प्लेसमेंट हुआ। जो जितना एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है सिन्हला और तमिल्स के बीच, वो डिस्प्लेसमेंट इंड्यूस्ड है। जो हाईलैंड्स में लोग रहते थे उन्हें नीचे लाया गया, उन्हें सेटल किया गया, उसकी वजह से फ्रिक्शन हुए। और उसके बाद तो पॉलिटिक्स वैसे भी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स पे फीड कर रही है। श्रीलंका में राउंड अप और ग्लाइफोसेट फैलाया गया, जो सब जगह फैलाया जाता है कि साफ़ करो, अपने खेत साफ़ करो, अपने चैनल साफ़ करो। और जितना बढ़िया स्टडीज़ श्रीलंका के मेडिकल साइंटिस्ट ने किया, किसी ने नहीं किया, क्योंकि वहाँ आउट ऑफ द ब्लू किडनी डिजीज़ होने लगे। तो इनने हर एक चीज़ निकाली कि कौन से फैक्टर से हो सकता है, और आखिर में राउंड अप और ग्लाइफोसेट पे ज़ीरो इन किया। उनको अवार्ड्स मिले, उनके पब्लिश हुआ सब जगह, पर फिर अटैक आया और फर्जी साइंस शुरू हो गई। अमरीकी साइंटिस्ट बिठा दिए गए, अरे कुएं से पीते हैं ना पानी, इसलिए किडनी फेलियर है। क्या आपका कहना यह है कि जो बातें बोली जा रही हैं साइंटिफिक कह के या वैज्ञानिक कह के, असली में वो प्रोपेगेंडा है? क्या आप ये कह रही हैं? मैं सीधे कह रही हूँ कि ये जो जहरीला गिरोह है, जिसको मैं पॉइजन कार्टेल कहती हूँ, पंजाब की हरित क्रांति के समय से जीएमओ की तबाही, बीटी कपास की तबाही के समय, और अब श्रीलंका के समय, ये प्रोपेगेंडा के सिवाय कुछ नहीं करते। भाई ये कहना कि धरती मिट्टी खोखली है, कुछ है नहीं उसमें जान, जब इतना रिच जैव विविधता है मिट्टी में, वो तो वो ही कह सकता है ना जिसका खोखला दिमाग हो गया। या विज्ञान नहीं है, विज्ञान को एक लेबल बना के प्रोपेगेंडा है कि किसी तरह जहरीला गिरोह जिंदा रहे, रासायनिक बेचने के द्वारा, केमिकल फर्टिलाइजर्स बेचने के द्वारा, जीएमओज बेचने के द्वारा, पुराने जीएमओ और नए जीएमओ जीन एडिटिंग के, और हमारे खाने को भी फर्जी बना के। ये गिरोह भूखा गिरोह है, लोगों की रोटी छीनना चाहता है, और इसलिए हम लोग अन्न स्वराज बचाने के लिए पूरा अपना दम देते हैं कि रोटी उगाना हमें आता है। 1.36 बिलियन के लोगों के लिए रोटी हम उगा रहे हैं, और ये स्वतंत्रता हम कभी ख़त्म नहीं करेंगे। तो वन्ना जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इतिहास में वापस ले जाना चाहता हूँ, और मैं बात करूँगा एक ऐसे वैज्ञानिक की जिसको कहा जाता है फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मन बोरलॉग जी की, और उन्होंने कहा था कि विश्व जो है ऑर्गेनिक तरीके से लगभग 4 या 5 बिलियन लोगों को तो फीड कर सकता है, लेकिन जब उसके आगे बढ़ें, उसके बाद जब आबादी बढ़ेगी तो केमिकल्स की आवश्यकता पड़ेगी। आप किस इस स्टेटमेंट को किस प्रकार से आप देखते हैं आज 22 में बैठे हुए? मैंने बोरलॉग को बहुत अध्ययन किया, क्योंकि मैंने हरित क्रांति की ट्रेजेडी, 1984 का वायलेंस को समझने की कोशिश की। बिल्कुल। और बोरलॉग बार बार कहते थे, अगर मैं तुम्हारा एमपी होता ना, रोज तुम्हारे कुर्सी पे बैठ के कहता फर्टिलाइजर बेचो, फर्टिलाइजर बेचो, तो उसका तो काम ड्यूपॉन्ट डिफेंस लैब से था कि किसी तरह लेफ्ट ओवर वॉर केमिकल्स बेचे जाएं। ये जो बार बार कहते हैं कि पूरी दुनिया को फीड नहीं हो सकता, पहली बात, रासायनिक तो लड़ाई के बाद ही आए हैं, उसके पहले भी दुनिया खाती थी। दूसरा, जो यील्ड पर एकड़ एक रिडक्शनिस्ट मेजर है, जिस तरह जीडीपी पूरी इकोनॉमी मेजर नहीं करता, वो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस मेजर करता है। यील्ड अकेला कमोडिटी ट्रेड मेजर करता है कि खेत को छोड़ के क्या गया, खेत में क्या उगा, लोगों ने क्या खाया, वो नहीं मेजर करता है। इसलिए हमने न्यूट्रिशन पर एकड़ का और हेल्थ पर एकड़ का इंडिकेटर निकाला है, और हमारे रिसर्च ने दिखाया है, जो किसानों के साथ हम करते हैं, कि भारत की जनता को खाना पूरा मिल सकता है और पूरा पोषण मिल सकता है, क्योंकि कुपोषित बहुत है हमारे, हर चौथा भारतवासी, हर दूसरा बच्चा कुपोषित हो रहा है, क्योंकि हम खाना नहीं उगा रहे हैं, हम कमोडिटीज़ उगा रहे हैं। और FAO ने भी एडमिट किया है कि 80% खाना छोटे खेतों में उगता है। चौधरी चरण सिंह ने कहा था, अगर मेरे पास 100 एकड़ है, मैं छोटे किसान को दूंगा, 20 छोटे किसान को दूंगा, क्योंकि वो लगन से ज़्यादा उत्पादन करता है। बड़े खेत में उत्पादन खाने का नहीं होता है, कमोडिटी का होता है। ये रिसर्च एस्टैब्लिश्ड है अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अगर हमें अमेरिका की तरफ देखें,
उगा रहे हैं बहुत कमोडिटीज़, पर वो एनिमल फीड के लिए जा रहा है और वो बायोफ्यूल के लिए जा रहा है। लोग अमेरिकन जीएम सोया और कॉर्न से नहीं जी रहे हैं, लोग छोटे जोत से जी रहे हैं। और अब जैसे जैसे संकट आ रहा है, क्लाइमेट चेंज का संकट आ रहा है और तरह तरह की तबाहियों का संकट आ रहा है, हमें एक और जागरूकता आनी पड़ रही है कि हम तो बस खेत में उगा के थोड़ी खाना खाते थे, हम पेड़ उगाते थे, हम जैव विविधता से खाते थे। हमारे आदिवासी लोग 90% खाना जंगल से लाते थे, 10% छोटे से शिफ्टिंग कल्टीवेशन में उगाते थे। हम अपनी बायोडाइवर्सिटी एक न्यूट्रिशन के सोर्स से भूल गए हैं, क्योंकि हमको केमिकल फर्टिलाइजर के लिए रो क्रॉप्स उगाना था। अब हमें वो बदलना पड़ेगा, वापस जैव विविधता की तरफ आना पड़ेगा। जैविक खेती ही एक रास्ता है जो किसान को बिना कर्ज के, कंट्रीज को बिना कर्ज के पूरा पोषण दे सकता है, और उसके द्वारा मिट्टी में जीवन, जल को संरक्षण, और सब में जरूरी पार्ट कि एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें हमारे किसान उजड़े नहीं खेत से। हमारे डेटा ने तो साफ दिखा दिया है 2 से 10 गुना ज़्यादा आमदनी है जैविक खेती में। वंदना जी, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, और कुछ देखिए, आपके कुछ जो आलोचक हैं वो कई बारी बातें कहते हैं, और मैं बस उनके लिए ये जवाब चाहता हूँ कि ये जैविक खेती की जो बात है ये कहाँ संभव है। मतलब आपने जो बातें बोली, इनके लिए अगर हम देखना चाहें उन लोगों को या उन समुदायों को जहाँ पे किसान पैसों के लिए खेती नहीं कर रहे, बाजार के लिए खेती नहीं कर रहे और खुद के लिए खेती कर रहे हैं, और सम्मानित भी हैं, अपनी इज्जत भी वापस उन्होंने अपने हाथ में ले आई, तो ये कहाँ संभव है? क्या इसके कहीं मॉडल हैं? और अगर मॉडल नहीं है तो इसको जो है कैसे साकार किया जा सकता है? अब तो मैं करीब 40 साल से ये काम कर रही हूँ, जब से हरित क्रांति का तबाही शुरू हुआ पंजाब में। मैं तो फिज़िक्स पढ़ी हुई हूँ, कृषि तो मेरा सब्जेक्ट भी नहीं था, और करीब 10 लाख किसानों के साथ हमने ये ट्रांजिशन पे काम किया है। अपना बीज बचाओ, क्योंकि जहाँ जहाँ सुसाइड हुई है किसान की, वहाँ किसान निर्भर हो गया था बाजार के बीज पे। 85% सुसाइड्स ऑफ द 400,000 आर इन द बीटी कॉटन इलाका, क्योंकि हर साल खरीदना पड़ता है बीज, महंगा है, फेल होता है, और वही है एक विशिष्ट साइकिल डेट और सुसाइड की। ऋण और जो बीटी कॉटन, नरमा, जो नरमा जिसे कहते हैं हिंदी में। बिल्कुल। तो कहाँ संभव है जैविक खेती जो जीवन के लिए है और किसान की बढ़िया आमदनी के लिए है, पोषण के लिए है। अगर कुपोषित हो रहे हैं लोग, तो आप ऐसी खेती करोगे कि 60% उसका न्यूट्रिशन गायब हो जाए, या ऐसी खेती करोगे कि 60% उसका पोषण बढ़ने वाली खेती करोगे? वो मेजरमेंट हुई नहीं। मेजर नहीं करना, फिर कहना कि नहीं है, इज आई कॉल इट डोंट लुक, डोंट सी एंड देन से इट डजंट एग्जिस्ट। और ये अंधकार से ही, जो विज्ञान नहीं है अपने को विज्ञान कहता है। हमारे इलाकों में, चाहे वो झारखंड ले लीजिए, चाहे बंगाल ले लीजिए, चाहे उड़ीसा ले लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ ले लीजिए, चाहे सुसाइड्स के हाथ में विदर्भ ले लीजिए, या हमारे गढ़वाल को ले लीजिए, किसान जैव विविधता उगा के हर चीज का पूरा कर रहे हैं। अपने आप अच्छा खाना खा रहे हैं, अपने नेबर के साथ लेन देन कर रहे हैं। एक टमाटर उगा रहा है तो दूसरा पोटैटो उगा रहा है, एक ने चौलाई उगाई, दूसरे ने रागी उगाई, और वो ने लोकल मार्केट बना लिए हैं, और गांव में बेच के वो बढ़िया कमा रहे हैं। बाहर जाने की जरूरत नहीं। जो बार बार कहता है अमीर के लिए तो ठीक है, अमीर के लिए तो, गरीब को भी पता है पोषण वाला खाना क्या है, गरीब को भी पता है स्वाद क्या है। अच्छी रोटी खाना मेहनत के बाद गरीब को भी पता है। तो हमने कहा है कि डाइवर्सिटी अकेले पौधों की नहीं, फसलों की नहीं, डाइवर्सिटी ऑफ इकोनॉमी, लोकल, रीजनल, नेशनल, और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बेचो। विश्व बैंक ने 91 से कोशिश की है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के साथ कि क्यों रोटी उगा रहे हो, उगाओ सब्जियां और फल और श्रिम्प एक्सपोर्ट करो, एंड इवन मीट। उन्हीं का रिकमेंडेशन है कि सब जानवर खेत से तो गायब हो गए, सड़कों पे आ गए और अबैंडन एनिमल हो गए। उन्हीं की पॉलिसी की वजह से ये सब हुआ है। तो अगर आप आज हमने उनकी कहना माना होता, तो हमारी वही हालत होती जो आज लेबनान की है। गेहूं इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, तबाही हो रही है यूक्रेन रशिया से। अगर आप अपना खाना नहीं उगा रहे हो, आज में क्लाइमेट चेंज में, वॉर्स में, हाई कॉस्ट
प्रोडक्शन में, राइजिंग कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर, राइजिंग कॉस्ट ऑफ ऑयल में आप भूखे मरोगे। तो आत्मनिर्भरता और आज़ादी का अमृत महोत्सव रोटी से शुरू होता है। तो वन्ना जी, यहाँ पे एक बहुत, देखिए आज की परिस्थितियाँ जो हैं, किसान ऋण पे, सबने केसीसी ले रखा है, आप जानते हैं इसके बारे में। हर गांव में लाखों के परिवारों पे ऋण चढ़े हैं। लोग वो अपना जो ज्ञान था बीज बचाने का, जो पद्धतियाँ थीं देसी खेती की, वो सब कुछ भूल चुके हैं। जो नई जनरेशन है वो पबजी खेलती है और वो गाय गोबर से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो एक ऐसे समाज में जो कृषि से दूर जाना चाहता है, पुराना अपना ज्ञान भूल चुका है और बाजार पे हर तरह से निर्भर है, अब अगर इन लोगों के लिए जो लोग नीतियां बनाते हैं, चाहे वो हमारे इकोनॉमिस्ट हों, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हों, चाहे हमारे मंत्री हों, अगर उन्हें किसी प्रकार से कोई स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जिसे कहते हैं लेना हो, तो वो क्या कुछ कदम होंगे जो वो ले सकते हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। तो हमारे सब में बड़े जो 2 संकट हैं जिससे हम भाग नहीं सकते, पहला है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और मेरी बहुत किताबों में मैंने दिखाया 50% एक खाद्य व्यवस्था से आता है जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है और केमिकल्स पे डिपेंडेंट है और लॉन्ग डिस्टेंस सप्लाई चेन्स पे डिपेंडेंट है। वो क्लाइमेट चेंज जितना भयानक होगा उतना फूड सिक्योरिटी टूटेगा, उतने हमारी खेती तबाह होगी और साइक्लोन्स आएंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। तो हमको रेजिलियंस का रास्ता ढूंढना है और जैव विविधता ही एक रेजिलियंस लाता है। और हमारे पास ऐसे बीज हैं जो सॉल्ट टॉलरेंट, फ्लड टॉलरेंट, ड्राउट टॉलरेंट, तरह तरह के बीज। दूसरा, स्वास्थ्य। हम डिबेट करते रहे कौन खिलाएगा, पर ये नहीं डिबेट हम भाग सकते कि रासायनिक से बीमारी फैली है, प्रोसेस फूड से बीमारी फैली है, और ऑर्गेनिक से 10 दिन में सारा पेस्टिसाइड आपके गट से निकल सकता है। आपका ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड करीब 40 से 50% वाइटल न्यूट्रिएंट्स, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, निकल, जिंक, सब कुछ बढ़ता है, और ये फाइटोकेमिकल्स ही स्वास्थ्य देते हैं। जब 75% डिजीज, क्रोनिक डिजीजेस गंदे खाने से आ रहे हैं और सब में ज़्यादा खर्च लोगों का बीमारी पे जा रहा है, तो आपको क्लाइमेट रेजिलियंस और हेल्दी लिविंग के लिए खाना उगाना पड़ेगा। बाकी बहस छोड़ दो जो कंटामिनेटेड है, पर स्वास्थ्य की बहस और क्लाइमेट चेंज की बहस के लिए हमें आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। और मैं जानती हूँ कितना ही मैनिपुलेशन हो इस पे, आखिर में आना पड़ेगा कि जिस मिट्टी में जैविक है वो सहनशीलता दिखती है, जो खेत में जाती जैव विविधता है वो इधर की बारिश उधर की बारिश से तबाह नहीं होती है, कुछ न कुछ फसल आती है। जो खेती कम खर्च वाली है वो किसान के लिए अच्छी है, और सब में बढ़िया तो जो खेती हम अच्छी मिट्टी बना के करते हैं वो आपके स्वास्थ्य और गट के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं तो इतने साइंटिस्ट और इतने वैज्ञानिकों को जानती हूँ और डॉक्टर्स को जानती हूँ जिनने अपने कैंसर क्लिनिक्स बंद किए हैं न्यूयॉर्क में, ट्यूरिन में, मिलान में, और चले गए हैं खेती करने। कि हेल्थ का क्राइसिस एड्रेस करना एक ही रास्ता है, जैव विविध जैविक खेती। तो वन्ना जी, आपकी बातें तो सुन के लग रहा है कि भारत सरकार को जैविक खेती के लिए एमएसपी देना चाहिए। देना चाहिए। और मैंने बार बार कहा, हमारी एक किताब है वेल्थ पर एकड़, जो उस जमाने के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने फॉरवर्ड लिखा है। हमने दिखाया है कि रासायनिक के खेती के, केमिकल एग्रीकल्चर के, ग्रीन रेवोल्यूशन के, कुछ भी नाम दे दो, इसके एक्सटर्नैलिटीज $1.3 ट्रिलियन है। अगर किसान के ऊपर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है और पर्यावरण पे और जीवन पे जो हो रहा है, इसके साथ आप जोड़ लो हेल्थ कॉस्ट जो डायरेक्टली लिंक है। कैंसर इज लिंक्ड टू टॉक्सिक्स, कैंसर, शुगर, ये सारी जो बीमारी, डायबिटीज, इंक्लूडिंग malnutrition एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, है ना, जो है, तो उसको जोड़ लो तो करीब $3.5 ट्रिलियन एक्सटर्नैलिटी है ये केमिकल सिस्टम की। वो हमारे जीडीपी से बड़ा हो गया खर्च, और ये लोग सहते हैं, प्रकृति सहती है। दूसरा, जो किसान अपना बीज, अपनी खेती और अपना इकोनॉमिक सिस्टम बना के कर रहे हैं, वो 10 गुना ज़्यादा कमा रहे हैं। तो जो संकट हम देख रहे हैं उसका रास्ता यही है, और सरकार को थोड़े दिन तो लॉबीज़ उनके पास पहुंचेंगे, ज़रूर पहुंचेंगे। लॉबीज़ बहुत एफिशिएंट है, और मैंने तो अब बहुत से 40 साल हो गए इनको समझने की कि ये झूठ से, पीछे से, छुपके अंडू करते हैं पॉलिसीज़। और भारत के 7 स्टेट्स के साथ मैंने काम किया हुआ है जिनने ऑर्गेनिक का कमिटमेंट किया, पर पूरा आगा रास्ता नहीं जाते हैं। और श्रीलंका के बारे में मेरा क्लियर है कि वो कभी ऑर्गेनिक हुआ ही नहीं,
फर्टिलाइजर बैन करना ऑर्गेनिक बनाना नहीं है। इट्स लाइक सेइंग आई वोंट ईट जंक फूड टुडे और फिर भूखे मरो, यू नो। बाहर का खाना नहीं खाना का मतलब ये नहीं है कि खाना बंद करोगे, अपना खाना बनाना पड़ेगा। अपना खाना बनाया नहीं श्रीलंका ने, ये दिक्कत है ना। पर हमारे सारे समाज में, हर देश में ये डेट ड्रिवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, जो इंडिविजुअल्स को डेट में फंसा रहा है और देश को डेट में फंसा रहा है, इससे ही आगे की फाइनेंशियल इकोनॉमी सब हड़प करेगी। नए ये लोग नेचर एसेट कंपनी बना रहे हैं कि पूरी कंट्रीज खरीद दो जो इंडेटेड हैं, उनके पहाड़, उनकी नदियां, उनकी रोटी। मैं यहाँ वंदना जी यहाँ पे एक बार मैं रुकूंगा। अगला जो अर्थ डे आ रहा है उसमें लोगों ने कहा है कि इन्वेस्ट इन द प्लैनेट उसकी थीम, और ये मेरा आखिरी सवाल होगा, क्या अब जो उद्योगपति हैं उनकी नजर अब जितना भी प्रकृति के पास बचा है उसको भी तबाह करने के लिए आ चुकी है? तुमने बिल्कुल, यू हिट द नेल ऑन द हेड, क्योंकि COP26 जो ग्लासगो में हुआ उसके एक महीने पहले वॉल स्ट्रीट में और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने 4 ग्रुप्स मिलके, इंक्लूडिंग रॉकफेलर फाउंडेशन जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था, जिसने हेल्दी सिस्टम्स को बैन किया था अपना फार्मास्यूटिकल लाने को, उनने मिलके नया सिस्टम बना दिया है, नेचुरल एसेट कंपनीज। जो जब ये कहते हैं इन्वेस्ट इन द प्लैनेट, इनका मतलब क्या है कि लोगों को इतना गरीब बना दो, देशों को इतना कर्ज में डाल दो। और मेरे ध्यान में हमेशा आता है मदर इंडिया, एक जो फिल्म थी जो दिखाती थी कर्ज क्या करता है। तो ऐसा कर दो कि फिर लोगों को पैसे की ज़रूरत है, फिर कहेंगे हियर इज़ द इन्वेस्टमेंट, बट योर लैंड विल नाउ बी माइन to be managed as I want to, but I will do the calculation. हाँ, तो जमींदारी फिर से आ रही है, मतलब एक प्रकार से प्राकृतिक जमींदारी। ये पूरी सृष्टि पे जमींदारी है और करीब 10 लोग खेल रहे हैं। ब्लैक रॉक, वैनगार्ड जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, जो वॉल स्ट्रीट कमजोर होने के बाद बढ़ी हैं, जो 10 बिलियनर हैं, और वो फिलैंथ्रोपी की फाउंडेशन, गेट्स और रॉकफेलर, ये मिलके, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये मिलके इनने हमारी भाषा लेके उसको उल्टा डबल स्पीक जो ऑरवेल साहब ने, जो ऑरवेल ने बोला है, वो एक एक हमारी भाषा लेके, एक उनका फेवरेट फ्रेज है, वी लीव हाफ फॉर नेचर। अच्छा, तुम क्या होते हो धरती माँ को कहने वाले कि हम आधा तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं? सब कुछ तो उनसे चलता है, सब कुछ तो धरती से चलता है। तुम्हारा लिथियम भी इलेक्ट्रिक कार्स के लिए धरती से ही आता है। तो ये इंटरेस्टिंग मौका है। और मैं जब देखती हूँ कि एक वेस्ट का ग्रीड और कॉलोनाइजिंग सिस्टम और एक जो थोड़ा हमारा दबा हुआ है, एक इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन, कि तबाही मत करो, अच्छी तरह जियो और जीवों के साथ जियो, उनका शेयर मत छीनो, जो कि हर एक जीव खुश रहे। और ये हम मास्टर किए हैं 10,000 साल आयुर्वेदा में, एग्रो इकोलॉजी में, वसुधैव कुटुंब की सोच में। वो इकोनॉमी थी। ये जो एक नया बहाना बना है कि इकोनॉमी वेस्ट ने इन्वेंट किया, एडम स्मिथ की किताब इज नथिंग बट अ नैरेटिव। कॉलोनियलिज्म क्या करता है, पर उसने उसे कॉलोनियलिज्म नहीं बोला। और वेल्थ ऑफ नेशन नहीं, अदृश्य हाथ भी तो है उसमें। हाँ, उसके अदृश्य हाथ उनका हाथ है। और अब नया वही अदृश्य हाथ पूरा जमीन, पानी, कार्बन, ऑक्सीजन, रोटी, बीज लेने के है। और यही हमारा समय अपना बीज स्वराज और अन्न स्वराज को और ताकत देने का। मैं बार बार कहती हूँ कि आज़ादी का अमृत महोत्सव तो तभी होगा ना जब असली आज़ादी, अपनी प्राकृतिक आज़ादी, अपनी नेचुरल रिसोर्स की आज़ादी, अपनी रोटी की आज़ादी को हम बचा पाए। जी, तो दर्शकों, ये थी वंदना शिवाजी, श्रीलंका के ऊपर भ्रांतियां दूर करते हुए और साथ ही साथ हम सबको बताते हुए कि हमारी धरती पे, हमारे देशों पे सबसे बड़े जो आक्रमण हैं वो कहाँ से हो रहे हैं, किन लोगों द्वारा हो रहे हैं। अगर आपको भी इनकी बातें अच्छी लगीं तो भूलिएगा मत हमारे YouTube चैनल पे कमेंट करने के लिए, और साथ ही साथ हमारे ट्विटर हैंडल पे कृषि की बात हैशटैग के साथ अपनी बात लिखने के लिए। तो दोस्तों, द वायर के कार्यक्रम देखते रहिए, हम आपके लिए और नए कार्यक्रम बहुत जल्द लाएंगे। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।